2011 की सर्दियों का मौसम था। मेरी ज़िंदगी में कोई आया था खुशियाँ लेके। मुझे आप अपने न्यूड पिक्चर्स क्लिक करके भेजिए, फिर मैं आपसे बात करूँगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने न्यूड फ़ोटोज़ क्लिक किए और ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। या पुलिस स्टेशन चलो, आपके घर वालों पे कॉल करो। मुझे पता चला कि वहाँ पे 25 से 30 और मुजरिम हैं। अगर आपका एक्स पार्टनर आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ इंटरनेट पे शेयर करे तो आप क्या करेंगे? अगर आपका एक्स पार्टनर आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ इंटरनेट पे शेयर करे तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी को डेट पे मिलने जाओ और वो डेट आपको ब्लैकमेल करके, आपको मार-पीट करके, आपको लूटना शुरू करे तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी सच्चाई जान के आपके घरवाले आपको बेघर कर देंगे तो आप क्या करेंगे? और इस समाज में अगर आपको आपके समान मानवीय अधिकार और हक ना मिले तो आप क्या करेंगे? ये सवालों के जवाब मैं भी ढूँढता रहा और ढूँढते-ढूँढते मुझे पता चला कि इस सवालों का जवाब मैं खुद बनने लगा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नक्षत्र बागवे है। मैं सपनों की नगरी मुंबई से हूँ। 2011 की सर्दियों का मौसम था। मेरी ज़िंदगी में कोई आया था, खुशियाँ लेके। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझसे प्यार करता है, जब मुझे अपनों ने ठुकराया था। उसने कहा कि वो न्यू ईयर के पार्टी में सबके सामने मुझे प्रपोज़ करेगा एंड आई वाज़ वेटिंग फॉर दैट। बट किस्मत को शायद कुछ और मंज़ूर था या मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। न्यू ईयर की पार्टी तो आई बट वो कभी आया नहीं, क्योंकि नवंबर में उसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और मेरी ज़िंदगी वापस पलट गई। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ तो थी ही नहीं, दुःख दर्द था और वो दुःख दर्द बाँटने के लिए मैं वापस इंटरनेट पे गया। इंटरनेट पे जाने के बाद मैंने ढूँढने की कोशिश की अपने फेक फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल से कि किसी के साथ मैं अपने दिल की बात, अपनी मन की बात कहूँ और थोड़ा बेहतर महसूस करूँ, क्योंकि उस वक़्त मेरे घरवाले मेरी बात नहीं सुनना चाहते थे। उसके मौत के बाद मुझे काफ़ी बुरे सपने आते थे। उसको एक ट्रक ने कुचला था। ट्रक की आवाज़ों से मैं डर के रात को उठता था। रात के 1:30-2 बजे मैं कंप्यूटर पे आके बैठा। मैंने अपने फेक फ़ेसबुक अकाउंट में लॉगिन किया। फेक अकाउंट इसलिए क्योंकि हम जैसे लोग अपनी सच्चाई लोगों को नहीं दिखा सकते। हमें अपनी सच्चाई छुप-छुप के ही दिखानी पड़ती है। मैंने वहाँ पे किसी को ढूँढने की कोशिश की, जिसके साथ मैं अपने मन की बात कहूँ और थोड़ा बेहतर महसूस करूँ। क्योंकि आस-पास तो लोग रहते हैं, बट भीड़ में भी तन्हा हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने दिल की बात लोगों से नहीं कर सकते। लोग हमको जज करते हैं। मैं किसी को मिला, उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझसे अपने दिल की बात कर सकते हो, बट मेरी बस एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये थी कि मुझे आप अपने न्यूड पिक्चर्स क्लिक करके भेजिए, फिर मैं आपसे बात करूँगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने न्यूड फ़ोटोज़ क्लिक किए। ये बहुत बड़ी बात थी, पर उस वक़्त मैंने कुछ नहीं सोचा, बिकॉज़ मुझे अपने आप को किसी के साथ अपना मन हल्का करना था। मुझे अपने मन की बात किसी को कहनी थी, क्योंकि आई वांटेड टू फ़ील बेटर। मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए, मैं वापस अपने पीसी पे आके बैठ गया। वहाँ पे मैं उसको फ़ोटो भेजने ही वाला था, तब मैंने उसकी प्रोफ़ाइल पे ध्यान दिया। मैंने देखा कि वो हर किसी से उसी तरीके से बात करता है। उसको किसी की फ़ीलिंग्स या इमोशंस से कोई मतलब नहीं था। उसको बस लोगों से स्किन और सेक्स से मतलब था। आई हैड माई बिगेस्ट रियलिटी चेक। मैंने अपने फेक आईडी से लॉग आउट किया। इस सारे इंसिडेंट पे मैंने अपने एक हैंडी कैम से एक छोटी सी फ़िल्म बनाई। उस फ़िल्म का नाम था लॉगिंग आउट। वो फ़िल्म मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं चाहता था कि जो गलती मैंने की है, वो बाकी लोग ना दोहराएँ। और वो फ़िल्म मैंने बस अपने फ़ेसबुक अकाउंट के लिए बनाई थी। वो फ़िल्म मैंने 1 दिन में बनाई, मैंने खुद अपने आप को एक्ट किया, कैमरा रखा, एडिट की और सब कुछ तैयार था। एक छोटा-सा अमेच्योर प्रोजेक्ट था। और फ़ेसबुक पे अपलोड होने के बाद मुझे कॉल आता है कशिश इंटरनेशनल क्वियर फ़िल्म फेस्टिवल, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा एलजीबीटीक्यू फ़िल्म फेस्टिवल है। उनके डायरेक्टर मुझे कहते हैं कि ये फ़िल्म डिलीट कर दो, और मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म मैं चाहता हूँ कि हमारे फ़िल्म फेस्टिवल में प्ले हो। हमारे लिए कशिश एक बहुत बड़ी इवेंट है। मेरे लिए ऐसा लगा कि वो ऑस्कर में सिलेक्शन हो गया। मैंने खुशी-खुशी वो फ़िल्म डिलीट कर दी और मेरी फ़िल्म वो फ़िल्म फेस्टिवल में प्रीमियर में चली गई। बट शायद मेरी किस्मत में फाइनली अच्छे दिन आ रहे थे। वो फ़िल्म को नॉमिनेशन मिला ऑडियंस चॉइस अवार्ड के लिए एंड आई वाज़ कंपीटिंग विद 9 प्रोफेशनल फ़िल्म्स अक्रॉस द कंट्री। आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन और एक्टर अनुपम खेर और रसल पुकुटी, जिनको स्लमडॉग के लिए ऑस्कर मिला था उसी साल, उन्होंने मुझे वो अवार्ड देके नवाजा और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मैं 30 से ज़्यादा एलजीबीटीक्यू फ़िल्म और वेब सीरीज़ का निर्माण कर चुका हूँ और उनमें काम कर चुका हूँ।
मैंने अपनी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स को एलजीबीटीक्यू राइट्स और उनके हक और अधिकार और अवेयरनेस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। पर मुझे लगा ये काफ़ी नहीं है और अच्छे तरीके से आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत थी। तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव था और खुले तरीके से अपनी आइडेंटिटी को जी रहा था और अपने अधिकारों के ऊपर बात कर रहा था। उस वक्त हम लोग सेक्शन 377 की दुनिया में जी रहे थे। ब्रांड्स हमको एक कंज्यूमर की तरह भी ट्रीट नहीं करते थे। सेक्शन 377 जाने के बाद सडनली सबके लिए हम एक नया सेगमेंट बन चुके थे। एंड देन दिस ब्रांड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द पीपल हु आर पॉपुलर ऑन द सोशल मीडिया। एक ऐसा लड़का जो कभी ब्रांड्स अफोर्ड नहीं करता था, उसने 60 से ज़्यादा ब्रांड्स को, इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। मैं कुछ गे डेटिंग ऐप्स का ब्रांड एम्बेसडर बना। ये सारी चीज़ें करते वक्त रियलाइज़ हुआ कि आप इन्फ्लुएंसर दो टाइप के बन सकते हो। एक जो ब्रांड से पैसे लेके उनका प्रमोशन करते हैं, और सेकंड एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जो दुनिया के लिए या समाज के लिए एक अच्छे मिसाल बन के लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इन्फ्लुएंस करें। मुझे इस बात का घमंड है कि मैं दोनों टाइप का काम करता हूँ। एलजीबीटीक्यू अधिकारों पे या फिर मुद्दों पे मूवीज़ बनाने के वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बड़ा ऑफ बीट जा रहा हूँ। उस वक्त लोग बस एचआईवी पे मूवीज़ बनाते थे। ये फिल्में एचआईवी या फिर रिलेशनशिप के आसपास ही घूमती रहती थी और मुझे लगा कि अब ये वक्त आ गया है कि हम उस दायरे से थोड़ा बाहर जाए। हम ये दिखाएं कि हम एक इंसान हैं, कोई बीमारी या हमारे प्रॉब्लम से आगे जाके भी हम अपने सपनों के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैंने अलग अलग मुद्दों पे बात करना शुरू किया। उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा था क्राइम, और किस तरीके से हम क्राइम से आगे बढ़कर अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इस सारे सिलसिले में एक दिन एक गे डेटिंग ऐप के ऊपर मुझे एक मैसेज आता है किसी अनजान लड़के का। वो मुझे कहता है कि उसके साथ कुछ घटा है। मैंने उसको अपना नंबर दिया और हमने फ़ोन पे बात की। उसने कहा कि वो एक डेटिंग ऐप के थ्रू किसी को मिला था और मिलने के बाद उस बंदे ने उसको घर पे ले गया। वहाँ पे और 4 दोस्त आए उस लड़के के और वो 4-5 लोगों ने उसको मार-पीट की, उसके ऊपर शारीरिक अत्याचार किए, उससे पैसे लूटे, उसके घरवालों का नंबर छीन लिया उसके फ़ोन से और उसको धमकी और ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हम आपके घर पे बता देंगे आपके बारे में। और उस बंदे ने सब कुछ उसके पास था वो दे दिया और वो मेरे पास आके अपनी आप बीती बताने लगा। इस सारे इंसिडेंट से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने सोचा कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा। एक कोट है गांधी जी का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हो आप तो आप खुद लाइए, वेट मत कीजिए कि कोई और लाएगा। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि दुनिया में ना शोल्डर ढूंढने वाले बहुत हैं, शोल्डर ऑफर करने वाले कम। तो मैंने सोचा चलो किसी का शोल्डर बनते हैं। मैंने उस क्राइम को हैंडल करना शुरू किया और उसके बारे में सोशल मीडिया पे एक्सपोज करना शुरू किया। एंड देन मेरी ये जर्नी शुरू हो गई। जब आज के दिन में एलजीबीटी कम्युनिटी में कब कुछ क्राइम होता है तो लोग पुलिस के पास कम जाते, पहले मेरे पास आते। मेरी एक रील थी, उस रील पे मैंने ये दिखाया था कि किस तरीके से मैं रिवेंज पॉर्न, यानी आपके एक्स पार्टनर या कोई भी जब आपके प्राइवेट फोटोज़ या वीडियोज़ इंटरनेट पे या पॉर्न साइट्स पे डालता है आपको ब्लैकमेल करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, उसको कैसे निकाल के आप अपने आप को सेव कर सकते हो। ये काम मैं बहुत पहले से करता हूँ। ये एक रील मैंने बनाई थी और वो रील इतनी वायरल हो गई। उसके बाद मेरा डीएम्स, मेरे ईमेल, मेरे व्हाट्सएप पे स्ट्रेट हेटेरोसेक्सुअल लड़कियाँ बहुत सारे केसेस लेके आई। दिन में मेरे पास ऑलमोस्ट 25 से 30 केसेस आती हैं ऐसे सारी सिचुएशंस को लेके, और हम उन सबका हेल्प करना शुरू करते हैं। मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि कंटेंट रिमूवल इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। हमें जो साइबर क्राइम्स के विक्टिम हैं उनको बुलंद करना होगा। वी हैव टू स्ट्रेंथन देम, वी हैव टू गिव देम सपोर्ट। बट आई एम नॉट समवन फ्रॉम द लॉ फ्रैटर्निटी। मुझे कायदे कानून के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने सोचा हम एक लीगल कलेक्टिव की स्थापना करेंगे। आज इस कंट्री के अलग अलग हिस्सों से 14 लॉयर, एडवोकेट एंड लॉ स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों में स्थापना होने के बाद 200 से ज़्यादा केसेस को फ्री में हैंडल किया है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वी हैव गिवन देम लीगल एडवाइसेस एंड गाइडेंस। रिसेंटली हमने एक अपना मेंटल सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया है, क्योंकि जो लीगल केस हैंडल होने के बाद जो ट्रॉमा इन विक्टिम्स को होता है साइबर केसेस के, उनको हम फ्री में मेंटल हेल्प देंगे एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग देम बैक टू द लाइफ एंड गेट देम आउट ऑफ द डिप्रेशन। अब तक काफ़ी केसेस हैंडल की, बट आपके साथ मैं कुछ ऐसे केसेस शेयर करना चाहूँगा जिसने मुझे भी हिला के रख दिया था।
ऐसी केसेस जो शायद हम अपने घर पे कंफर्ट में रह के सोच भी नहीं पाते होंगे कि ऐसा कुछ होता है, और यही सच्चाई है। पिछले साल मैं गोवा में किसी को मिला और उन्होंने आप बीती शेयर की मेरे साथ, और मुझे नहीं पता था कि वो एक आप बीती और वो एक उनके साथ वाली मीटिंग मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी केस बन के उभरेगी। ये घटना हुई थी मीरा रोड, मुंबई में, और उन्होंने अपनी कहानी मुझे बताना शुरू की। वो किसी को एक गे डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे, नॉर्मली कैजुअली, जस्ट एक वॉक के लिए। वो बंदे ने उनको पूछा कि क्या आप स्मोक करेंगे, उन्होंने मना कर दिया, और वो एक कब्रिस्तान वाले सुनसान रास्ते से चल रहे थे। सडनली एक गाड़ी आई पीछे, और गाड़ी में से एक यूनिफॉर्म पुलिस नीचे उतरा, और उन्होंने उन दोनों को पूछना शुरू किया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा हम जैसी ऐसे ही चल रहे हैं और कुछ नहीं। सडनली वो पुलिस उनकी तलाशी लेना शुरू करता है। जो विक्टिम थे उनके पास तो कुछ नहीं मिला, बट जिस बंदे ने इनवाइट किया था उसके पास कुछ पाउडर मिली उनकी जेब में। उस पाउडर को ड्रग समझ के पुलिस ने उन दोनों को गाड़ी में बिठाया और ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया कि आप पुलिस स्टेशन चलो, आपके घर वालों पे कॉल करो, अगर आपको ये केस रफा दफा करना है तो मुझे 45,000 अभी के अभी ट्रांसफ़र करो। और वो 45,000 ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे, तो किसी दुकान में रख के वहाँ पे ट्रांसफ़र करके कैश लेके उनको दिए गए थे, ताकि कोई सबूत पीछे ना छोड़े। ये केस के बारे में जब मैंने और इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू किया, मुझे पता चला कि वहाँ पे 25 से 30 और मुजरिम थे, और फिर मुझे लगा कि वक्त आ गया है कि अभी इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि इस पूरे एक्सपोज के ऊपर एक रील बनाने की ज़रूरत है। मैं एग्जैक्टली उस एरिया में गया जहाँ पे एक पूरा कांड हो रहा था। मैं बारिश में गया, मैंने वहाँ पे बैठ के रील बनाई, और मैंने चैलेंज किया उन सारे क्रिमिनल्स को कि अगर आज के बाद एक भी क्राइम होता है तो मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि सारी चीज़ों के बाद वो स्कैम पूरी तरीके से रुक गया। बट हम वहाँ रुकने वाले नहीं थे। हमने पुलिस को अप्रोच किया और इस केस को अब आगे लेके जा रहे हैं। जब हमने पुलिस के पास, एक्चुअल पुलिस के पास, इस पूरे इश्यूज़ को सामने रखा, तब हमें समझ में आया कि जो पुलिस लोगों को धमकाता था वो एक फेक पुलिसमैन था। वो उस बंदे के साथ पार्टनरशिप में रह के लोगों को, मासूम गे लोगों को लूट रहा था, और उन्होंने कम से कम 10 से 15 लाख सारे विक्टिम से मिलाकर लूटे थे। जो रियल पुलिस थी वो इस मैटर में बहुत सपोर्टिव थी, और आगे की कार्रवाई अब जारी है। एक केस था गन स्कैम का, जहाँ पे एक लड़का गे डेटिंग ऐप के थ्रू आपके घर पे आता था मिलने के लिए, और आपको बंदूक दिखा के धमकाना शुरू करता। वो कहता था कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं घर के बाहर खड़ा रह के चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर दूंगा, और आपके पड़ोसियों को ये बताऊंगा कि आप गे हो। आप शर्म के मारे उसको पैसे दे दोगे और अपने आप को बचा लोगे। ये केस मेरे पास आया, और उसके बारे में भी मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और मुझे पता चला इसमें भी कम से कम 10 से 15 विक्टिम्स थे जो मेरे पास आना शुरू हुए। मैंने इस पूरे मुद्दे पे एक रील बनाई। उस रील में मैंने विक्टिम्स का आइडेंटिटी, उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, उसका रेसिडेंशियल एरिया, सब कुछ एक्सपोज किया, और अपने कम्युनिटी के सपोर्ट के थ्रू वायरल करवाया। जो ठाणे एरिया में ये स्कैम हो रहा था, वहाँ के लोगों में, वहाँ की कम्युनिटी के लोगों के व्हाट्सएप पे वो वीडियो हमने स्प्रेड करना शुरू कर दिया, ताकि और लोग उस जाल में ना फंसे। वो वीडियो उस मुजरिम के घर वालों तक पहुंचा, और उन्होंने कहा कि हमें आपसे बात करनी है। मैं अपनी कुछ टीम्स जो एनजीओ के थ्रू आए थे उनके थ्रू उनको एक सेफ जगह पे जाके उनके साथ मीटिंग की, एंड दे सेड दे वांट टू सरेंडर। उस मुजरिम ने सरेंडर किया। जो गन से वो धमकाता था, भले वो रियल लगती थी बट वो फेक थी, ऑनलाइन साइट से मंगाई हुई। और हमने सारे विक्टिम्स की बैंक डिटेल्स को निकलवाया, उस अक्यूज की डिटेल्स निकलवाई, बैंक डिटेल्स, और हमने सारे विक्टिम्स के पैसे वापस करवा दिए। उसके फैमिली ने आके मुझसे माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा कि दे वांट टू सरेंडर एंड दे वांट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक ऑफ देयर चाइल्ड। हम एक सेफ जगह पे मिले, हमने मीटिंग की, उस मुजरिम की बैंक डिटेल्स निकलवाई गई जो उन्होंने मुझे प्रेजेंट की, ताकि मुझे पता चले किससे कितने पैसे लिए गए। सारे विक्टिम्स के पैसे हमने वापस कर दिए, जितने भी उसने लूटे थे धमकी देकर, और उस बंदे को काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया, और ये केस वहीं सॉल्व हो गया था। ये कुछ केसेस थी जिसकी वजह से ज़िंदगी बदल गई है। एक रिस्पेक्ट है, बट इसके साथ साथ एक अनसर्टनिटी भी है लाइफ में कि कभी कुछ भी हो सकता है। इस सारे केसेस को डील करते वक्त मुझे पता चला कि लोग बहुत डरे हुए रहते हैं ज़िंदगी में। आपको जैसा इस भगवान ने बनाया,
वो सच्चाई स्वीकार करने में आपको और समाज को डर लगता है। लोग घुट-घुट के जीते हैं, अंदर ही अंदर मरते हैं। अगर आपके साथ कुछ क्राइम भी होता है तो लोग बात नहीं करना चाहते। बट मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे छोटे से इस प्रयास ने लोगों की जो बंद मुट्ठी थी वो खुलना शुरू हो चुकी है। लोग बात करना चाहते हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि वो पुलिस के पास जाए हमारी हेल्प के थ्रू और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। बट मैं चाहता हूँ कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। खुद की हेल्प खुद कीजिए। इतने समझदार बनिए कि आपको कोई फ़ायदा ना उठा सके, वरना हम तो है ही। जब भी आप किसी को मिलते हो डेटिंग ऐप के थ्रू, मेक श्योर आप वीडियो कॉल बिल्कुल कीजिए मिलने से पहले, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग फेक पिक्चर्स यूज़ करते हैं एंड रियलिटी में कोई और निकलता है। सो किसी को जब आप मिलते हो थोड़ा वक्त लीजिए, थोड़ा इंसान को जानिए, उसके बाद रिस्क लीजिए। सेकेंड चीज़, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग आउटडोर फैंटेसी में बिलीव करते हैं। किसी के साथ गाड़ी में कहीं चले जाते हैं, कहीं जंगल में चले जाते हैं फॉर प्राइवेसी, और फिर मैक्सिमम केसेस हमारे पास जो आते हैं लूट मार के, वो आउटडोर स्पेसेस ही हैं जहाँ पे कोई और लोग चले आते हैं और पूरे ट्रैप में फंस जाते हैं। वो आपको मारपीट होती है, आपको वहीं छोड़ के लोग भाग जाते हैं। आपका वॉलेट, आपकी घड़ी, आपकी सारी गहने सब लेके लोग भाग जाते हैं। ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप किसी के घर पे जाते हो या होटल रूम में जाते हो, मेक श्योर आप 2 मिनट लो और रूम को अच्छे से देखो। जस्ट चेक कीजिए कि वहाँ कोई हिडन कैमरा ना रखा हो। ऑलवेज मेक श्योर इफ यू आर मीटिंग अ रैंडम स्ट्रेंजर, स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स इन द रूम एंड देन गेट टू द एक्शन। एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ सेक्शन 377 के टाइम से, बिकॉज तभी तो ब्लैकमेलिंग केसेस तो बहुत ज़्यादा होती थी और आज कम नहीं हुई है, बट जब मैं किसी को मिलता हूँ, किसी अनजान लड़के को डेट के लिए, मैं उसका फ़ोटो और अपना लाइव लोकेशन अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज के रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये टाइम तक अगर मैं तुम्हें कॉल बैक या मैसेज करके नहीं बताता हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ, मुझे तुम कॉल करो। अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ तो जो भी होगा, इस बंदे का नंबर है, ये फ़ोटो, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। सो मेक श्योर कि जब आप किसी को मिलते हो, किसी के पास उस बंदे का इन्फॉर्मेशन है और आपका लोकेशन छोड़ के चले जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप किसी को मिल रहे हो तो मेक श्योर आप पब्लिक प्लेस में मिलो, कहीं मॉल में, कॉफ़ी शॉप में या मार्केट में मिलिए, और वहाँ उनको जज कीजिए कि किस तरीके से वो आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं। देन टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सवाल मैंने अपने आप को पूछे थे एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टॉक एंड द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी, उसके जवाब यही है। सबसे बड़ा जवाब है कि आप खुद की मदद खुद कर सकते हैं। कैसे? जस्ट बाय बीइंग कॉन्फिडेंट। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो आपको पीछे खींचना चाहेंगे, जो आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, पर आपको बस समझदारी से अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। और अगर आपके खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार कर रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। जब भी आप किसी को मिलने जाते हो डेटिंग ऐप के थ्रू, तो हमेशा याद रखना कि लोग दिल से दिमाग से सोचते हैं, या फिर जब बहुत ज़्यादा हॉर्नी होती तो नीचे से सोचते हैं। हमेशा ऊपर से सोचना चाहिए, क्योंकि उसी तरीके से आप सही जगह पे लैंड करोगे। वरना आप मेरे डीएम में लैंड करोगे मुझसे हेल्प मांगने के लिए,